Friends, today we will talk to about our science next chapter, which is the chemical reaction and catalyst. This chapter is a very difficult for us. तो मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इजी कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। ये जो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक, इसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारे बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का आता है। इस चैप्टर से 3 मार्क्स के बनने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं। ये जो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन आते हैं और बहुत सारे उत्प्रेरक के नाम आते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले टॉपिक के बारे में, जो कि है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होते क्या है आखिरकार। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में, यानी कि भौतिक परिवर्तन के बारे में। कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है आखिरकार। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसके अंदर कोई पदार्थ केवल उसकी अवस्था बदलता है। क्या बदलता है? केवल उसकी अवस्था बदलता है, न कि किसी दूसरे अन्य रूप में चेंज होता है। यानी कि जो पदार्थ है वो किसी अन्य रूप में चेंज ना होकर, यानी किसी अन्य पदार्थ में चेंज न होकर केवल उसी पदार्थ के अंदर रहता है जो वो है। यानी कि इसके अंदर केवल पदार्थ की अवस्था चेंज होती है, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ये 3 अवस्था होती है हमारे, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल पदार्थ की अवस्था चेंज हुई है। क्या चेंज हुई? केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हुई है। तो हम भौतिक परिवर्तन की परिभाषा ये दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपनी केवल भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं, न कि रासायनिक गुणों का। ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं भौतिक अवस्था या भौतिक गुण भी कह सकते हैं। ये केवल एक पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, न कि रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुणों में उनका स्वाद, रंग, गंध सब चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल अवस्था परिवर्तन होता है। जैसा कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पर जल का। आप सभी जानते हैं कि जल अगर उसे ठंडा किया जाए तो वो किस में चेंज होगा? बर्फ में। अगर मैं जल को गर्म करूं तो वो चेंज हो जाएगा जल वाष्प में। देखिए यहाँ पर जो जल है केवल उसकी अवस्था परिवर्तित हुई है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, H2O ब्रैकेट में आप G लिख सकते हो। G का मतलब यहाँ पे गैस परिवर्तन हो जाता है। ये H2O ये लिक्विड में है और ये H2 जो है वो है सॉलिड फॉर्म में। यानी ये जो है हमारा, ये तो हो गया जल वाष्प, ये साधारण जल जो द्रव अवस्था में है, और ये बर्फ। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो जल है उसका अणुसूत्र H2O सभी जगह समान है, लेकिन परिवर्तन कहाँ का हुआ? केवल उसकी अवस्थाओं में। ये तो हो गई गैस अवस्था, ये द्रव अवस्था और ये ठोस अवस्था। केवल उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, न कि उसके गुणों में। देखिए अब जल इन तीनों अवस्थाओं में एक ही है, उसका सूत्र भी समान है, उसके गुण भी समान है। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि रासायनिक गुणों में। और यहाँ पर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर कि जल है, यहाँ पर भी जल है और यहाँ पर भी जल है, लेकिन अवस्थाओं में परिवर्तन है।
तो हम इसे एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं जल को गर्म करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जलवाष्प। अगर इसी जलवाष्प को मैं संघनन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, द्रव अवस्था में जल मिल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के वाई वर्सा है, यानी कि उत्क्रमणीय है। आप जल को, यानी जो द्रवित जल है उसे गैस में परिवर्तित कर सकते हो, उस गैस को पुनः द्रवित जल में परिवर्तित कर सकते हो। अगर मैं द्रवित जल को ठंडा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बर्फ मिलेगा। और इसी बर्फ को मैं थोड़ा गर्म कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, द्रवित जल। यानी ये जो तीनों अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के अनुत्क्रमणीय, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर आप जल को गैस में बदलोगे तो गैस को भी आप जल में बदल सकते हो, वो भी जल वाष्प को। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं भौतिक परिवर्तन के। केवल उसमें क्या होता है, अवस्थाएं परिवर्तित होती है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपकी जल है, जो एक बेहतरीन उदाहरण है, जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और ये केवल और केवल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें आपके कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। रासायनिक परिवर्तन में केवल नया पदार्थ बनता है और उसके गुण भी चेंज होते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो पाता है। तो भौतिक परिवर्तन का पहला गुण क्या हो गया हमारे पास, नया पदार्थ नहीं बनता। तो इसका एक दूसरा गुण एक और क्या हो गया यहाँ पे, भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। यहाँ केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। तो ये जो है हमारा पूरा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब जो हमारे सामने चेंज हो रहा है। बर्फ हमारे सामने चेंज होती है, बर्फ को आप गर्म करो तो वो जल में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड जल में। उसी लिक्विड जल को आप गर्म करोगे तो वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है कि ये वो परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में और उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ पर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उसके कुछ रासायनिक गुण, उसके भौतिक अवस्था भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। जैसे कि मैं बदल रहा हूँ दूध को दही में, तो आप देखिए कि दूध क्या है, द्रव अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर ये जो दही है वो भी द्रव अवस्था में, लेकिन थोड़ा गाढ़ापन होता है यहाँ पर। अब देखिए कि दूध तो प्योर लिक्विड अवस्था में, लेकिन ये दही जो है वो हमारा प्योर लिक्विड अवस्था में नहीं होता है। तो देखिए कि जो दूध है वो किस में परिवर्तन हो गया, दही में। तो ये एक नया पदार्थ है। तो देखिए दूध एक अलग रासायनिक पदार्थ हो गया यहाँ पर। इसके रासायनिक गुण भी अलग हैं, लेकिन जो दही है उसके रासायनिक गुण दूध से अलग हैं। रासायनिक गुण में परिवर्तन, यानी रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाएंगे। जो दूध के गुण होते हैं वो दही में नहीं होते हैं। दूध आपका फट जाता है लेकिन दही आपका फटता नहीं है। दूध खट्टा नहीं होता है लेकिन दही आपका खट्टा हो सकता है। और यहाँ पर परिवर्तन अगर आप हटाओगे, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होने का कारण
हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता। यानी कि आप दूध को दही में तो चेंज कर सकते हो, लेकिन दही को दूध में चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक प्योर रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए दूध किस में चेंज हो गया, दही में, तो यहाँ पर नया पदार्थ बना है। हमेशा रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ रासायनिक गुण और संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। संगठन का मतलब उसके यौगिकों में भी परिवर्तन हो जाता है, उसका अणुसूत्र बदल जाता है। ऐसा ही आप लकड़ी को जलाओ, लकड़ी को जब आप जलाते हो तो हमें क्या मिलता है, कोयला। अब देखिए यहाँ पर लकड़ी का रासायनिक परिवर्तन किसमें हुआ, कोयले में, लेकिन आप कोयले से लकड़ी को वापस नहीं बदल सकते। आप कोयले को वापस जलाओ तो, लेकिन आप लकड़ी में कभी उसे चेंज नहीं कर सकते। लकड़ी को जलाने पर हमेशा कोयला प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोयला है वो नया पदार्थ है। इसी प्रकार एक अभिक्रिया के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है। जैसे मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं इन दोनों में परिवर्तित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक नया रासायनिक पदार्थ है। तो देखिए इसका एक गुण क्या हो गया, यहाँ पर हमेशा नया पदार्थ बनेगा। सेकंड कि परिवर्तन यानी जो रासायनिक परिवर्तन होने का कारण आप हटा दो तो हमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। यानी हमें जो हम पुराना पदार्थ लेना चाहते हैं वो कभी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर रासायनिक संगठन भी परिवर्तित हो जाते हैं और रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में हमेशा पदार्थ के संगठन, गुण, अवस्था और संगठन, यौगिक यानी उसका अणुसूत्र भी परिवर्तित हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। इसका आपके क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो देखिए वो कैसे करते हैं। एक साइड तो हम लिखेंगे भौतिक यानी फिजिकल चेंज, एक साइड हम लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए अब इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनकी डेफिनेशन होना चाहिए, यानी वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है तथा नया पदार्थ नहीं बनता है, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज होती है लेकिन रासायनिक गुण और अणुसूत्र नहीं बदलते हैं, केवल और केवल भौतिक अवस्था चेंज होती है और यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन बदल जाते हैं तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है।
तो देखिए ये दोनों का पहला पॉइंट हो गया, दोनों में पहला डिफरेंस यही हो गया कि इनमें भौतिक अवस्था परिवर्तित होता है, इसमें रासायनिक गुण और संगठन चेंज होते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। इसमें रासायनिक गुण व संगठन समान रहते हैं। इसमें हम लिखेंगे रासायनिक गुण व संगठन में बदलाव, यानी इसमें रासायनिक संगठन और गुण बदल जाएंगे, इसमें नहीं चेंज होते हैं। इसमें हम लिखेंगे परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, तो हम इसमें लिखेंगे परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं मिलता। आप समझ गए होंगे कि इनमें परिवर्तन क्या क्या होता है, यानी इनमें डिफरेंस जो हमने देखा है वो यही है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो, इसमें आप उदाहरण दे सकते हो जल का बर्फ में व जल का जल वाष्प में परिवर्तन। इसमें आप सीधा सीधा उदाहरण दे सकते हो दूध का दही में जमना, लोहे पर जंग लगना। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कैसे हो गया। ध्यान दीजिए कि लोहे पर जंग लगना एक नया पदार्थ होता है। ये जो जंग है वो लोहे का दूसरा रासायनिक रूप होता है। अब हम इस चैप्टर में हमारे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स में आपके बन सकता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर के सहित उन्हें समझाइए। अब हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर का वो है रासायनिक समीकरण। ये जो रासायनिक समीकरण है आपके मैथमेटिक्स वाली समीकरण नहीं है, ध्यान दीजिए। ये जो है हमारी केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से काफ़ी सारे बच्चों को डर लगता है कि वो कैसे लिखें, उसे कैसे बैलेंस करें, तो आप चिंता ना करें। मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और उसे संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन उस संतुलित करने से पहले हम केवल और केवल रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता है क्या है आखिरकार। तो डिस्कस करते हैं हम रासायनिक समीकरण। समीकरण से तो आप समझ रहे होंगे कि ये कोई इक्वेशन होगी। तो रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं आखिरकार। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा ये होती है किसी पदार्थ को उसके प्रतीक या उसके अणु सूत्रों में प्रेजेंट करना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे रासायनिक समीकरण को, या उसके पदार्थ को गुण सूत्र में, या उसके अणु सूत्रों में, या उसके प्रतीक चिन्ह में। तो मैं एक जनरल सी या एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ए कोई पदार्थ है, उसकी अभिक्रिया कराई मैंने किसी बी पदार्थ से, और ये दोनों जब परिवर्तन होते हैं किसी अन्य पदार्थ में, तो मान लीजिए वो सी है और एक डी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो ए है और बी ये कोई पदार्थ है, क्या है पदार्थ, और ए और बी उन पदार्थ के प्रतीक चिन्ह हैं। क्या है प्रतीक चिन्ह है। उसी प्रकार यहाँ पर सी और डी भी कोई पदार्थ है, और सी और डी क्या है प्रतीक चिन्ह। यानी
परिभाषा में क्या है, किसी पदार्थ को उसके प्रतीक में या अणुसूत्रों में प्रेजेंट करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रतीक चिन्ह है इन्हें आप अणुसूत्र भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ पर यह आती है कि ये ए और बी पदार्थ तो है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी इनको हम कहेंगे अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक या क्रियाकारक यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया। देखो ए ने किसके साथ अभिक्रिया करी, बी के साथ, और उत्पाद में हमें क्या मिला, सी और डी। तो हम सी और डी को क्या कहेंगे, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट कहलाता है, यानी जिससे रिएक्शन करवाई जाती है। तो अब देखिए कि यहाँ पर एक वेरिएशन टर्म और आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपन अभिक्रिया संतुलित करते हैं तो उनके आगे हम कुछ इस तरीके से संख्याएं लगाते हैं। यहाँ पर मान लो संख्या स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो इधर स्मॉल सी और स्मॉल डी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये क्या है। तो मैं बता दूं आपको, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और ये डी, ये होता है आपके मोलों की संख्या। मोलों की संख्या से तात्पर्य है कि आपने जो पदार्थ लिया है वो कितनी मात्रा में लिया है या कितने अनुपात में लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने ए का अनुपात लिया है 2 और बी का लिया है 3, तो ए का मान तो क्या हो गया 3 और बी का मान क्या हो गया 3। तो आप देखिए कि ये जो है ए ये रहा हमारा और बी ये रहा। तो हमने उन पदार्थ को कितनी मात्रा में लिया है या उनका अनुपात कितना लिया है अभिक्रिया में। और उसी प्रकार जो सी है, स्मॉल सी, वो इस कैपिटल सी का अनुपात है और ये जो स्मॉल डी है वो इस कैपिटल डी का अनुपात है। यानी जो उत्पाद में बनने वाले जो अणु है वो भी कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है। तो इस तरीके से हम एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म आएगा जिसे मैं बताना चाहूँगा कि इसका लिखने के चरण कैसे होते हैं, कि उस प्रकार से हम इसे कैसे लिखें या किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक उदाहरण के सहित आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए लिया है कार्बन की अभिक्रिया, मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये प्रतीक चिन्ह हम ले रहे हैं वो कैपिटल अक्षर में लिए जाते हैं, यानी कि कैपिटल ABCD के जो अक्षर होते हैं उन्हीं से इनको प्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं अगर सोडियम लेता हूँ तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा Na, यानी N तो कैपिटल होगा, उसका A स्मॉल होगा, न कि आप इसे ऐसे लिखें। ये जो चीज़ है वो रॉन्ग है, ये राइट है, ध्यान दीजिए। अब देखिए कि कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है C और ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है O, और हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो O2 लिखते हैं। तो देखिए, अगर अभिक्रिया में एक से ज़्यादा अभिकारक होते हैं तो हम उन्हें बीच में प्लस साइन देकर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन अगर हैं तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे और फिर एरो का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस एरो का साइन लगाएंगे हम। ये जो एरो है इसे तीर का निशान बोलते हैं, तो हम तीर लगाएंगे। तो ये तीर का निशान एक तरह से रासायनिक समीकरण में इक्वल का काम करता है, यानी बराबर का काम करता है। तो फिर हमें जो पदार्थ मिला है हमने उसको उसके भी प्रतीक चिन्ह या अणुसूत्रों में प्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है वो एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और बनने वाला उत्पाद भी क्या हमारे पास, गैस है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नीचे ये जो S और ये जो G लिखा है वो क्या है, वो इन पदार्थ की भौतिक अवस्था है। क्या है, भौतिक अवस्था।
अब आप सभी जानते हैं कि कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। तो हम आप जब भी कोई अभिक्रिया लिखे हो तो अगर आपको उसके नीचे कोई अवस्था दी हुई है तो हमें उसकी अवस्था लिखनी ज़रूरी होती है। जैसे कि एक और हम ले लेते हैं, अगर मैंने हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्या मिलेगी मुझे, हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब ये देखिए समीकरण संतुलित नहीं है तो मुझे इसे संतुलित करना पड़ेगा। आप चिंता ना करें, इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया को या समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हमारे अगले वीडियो में बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और हमारे जो वीडियो का कोड है KTA 10 यानी 10 साइंस 06 लेकर आप मैसेज करें तो आपके इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये जो चैप्टर है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप इसे बहुत ध्यान से समझें क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आने वाली है। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं समझा तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा हो सकता है। थैंक यू।